हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम मेंटर पर। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हमने जो चैप्टर 2 था, आपका सेकेंड चैप्टर था, उसमें छात्र प्रबंधन पर डिस्कस किया था, स्टूडेंट मैनेजमेंट। हम जो पढ़ रहे हैं वो इस समय प्रशासनिक अभियोग्यता के जो सिलेबस है आपका हॉस्टल वार्डन में, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है आपका सिलेबस है, उसमें चैप्टर आपका सेकेंड चल रहा था, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उस पर डिस्कस किया था पार्ट 1 में। आज छात्र प्रबंधन का ये सेकेंड क्लास है आपका, सेकेंड लेक्चर है आपका। स्टूडेंट मैनेजमेंट में हमने जाना था, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उन पर डिस्कस किया था। जहाँ तक मुझे याद है लास्ट में ये टॉपिक चल रहा था आपका कि बड़ी संख्या में छात्रों का संचालन किस तरह से किया जाए, उसके लिए किस तरह से रणनीतियां बनाई जाए। ये टॉपिक आपका चल रहा था, यदि बड़ी संख्या में छात्रों का संचालन किस तरह से किया जाए। जहां तक मुझे याद है हमने उस पर दो टॉपिक पर डिस्कस कर लिया था। पहला टॉपिक ये था स्पष्ट संचार, और दूसरा टॉपिक ये था, जो हेडलाइन थी उसकी हेडिंग थी वो ये थी कि जिम्मेदारियों का प्रत्यायोजन। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंटों पर हमने, जो बड़ी संख्या में छात्रों का संचालन था उसमें ये दो पॉइंटों पर डिस्कस कर लिया था, स्पष्ट संचार और जिम्मेदारियों का प्रत्यायोजन। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टूडेंट मैनेजमेंट का जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे कई टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। जो हॉस्टल वार्डन का जो एग्जाम होना है आपका, उसमें ये चैप्टर आपका और ये जो भी सिलेबस है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का, ये बहुत मायने रखता है। ये 30 नंबर का आपका मार्क आएगा। कितने का आएगा? 30 अंकों का आएगा ये। तो इसलिए इसे हमें बहुत ही समझदारी से और बहुत ही गंभीरता के साथ पढ़ना है, क्योंकि इसमें है क्या, कोई फार्मूला नहीं है भाई। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड क्या है बताइए? क्या ये कोई फार्मूला नहीं है, कोई गणितीय नहीं है जो हमने सूत्र याद किया, या कोई ऐसा नहीं है कोई संख्याएं जो हमने याद कर ली, या कोई सूत्र याद कर लिया, या कोई डेरिवेशन याद कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी हमने जो इसके बारे में जो हमें समझना होगा, इसके टॉपिकों को टॉपिक बाय टॉपिक को हमने कंसल्ट करना होगा। अगर हमने इन्हें समझ लिया तो निश्चित रूप से आप, हमें पॉइंट टू पॉइंट समझना होगा। अगर ये पॉइंट टू पॉइंट हम समझते हुए चलेंगे तो निश्चित रूप से आप मानिए कि आपका जब भी हॉस्टल वार्डन का एग्जाम होगा आपका, तो आप किसी भी कीमत पे ये एमआरएस का कोई भी एग्जाम में जिसमें ये पूछा जाएगा आपका, कई सारे उसमें पूछा जाएगा आपका, जो कहना चाहिए जूनियर असिस्टेंट वाला, उसमें भी ये पूछा जाएगा आपका, हॉस्टल वार्डन में भी आपका पूछा जाएगा। तो ये बहुत सारे जो एग्जाम है इसके अंतर्गत जो एग्जाम आएंगे ये एमआरएस वाले में पूछे जाएंगे। तो ये जो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड वाला जो सिलेबस है, इसके अंतर्गत ये बहुत मायने रखेगा आपका, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है और इसको हर जगह पढ़ाया नहीं जाता है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो इसलिए, और हमारे जीएस एग्जाम मेंटर यूट्यूब चैनल पर इसे फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें लगातार क्लासेस लग रही हैं और इसी तरह से लगती रहेंगी। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आपका एग्जाम से पहले, ये लगभग 15 से 20 दिन के अंतर्गत, आप 30 दिन मान सकते हैं, मैक्सिमम एक महीने के अंतर्गत हमें किसी भी तरह से आपको एक एक टॉपिक वाइज ये पूरा कवर कराना है। किसी भी कीमत में आपका कोई टॉपिक छूटेगा नहीं, कोई चैप्टर नहीं छूटेगा, कोई कॉन्सेप्ट आपका नहीं छूटेगा। जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे वो सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो यही था, है ना? जो हमारा टॉपिक लास्ट में जो चल रहा था वो यही था, जिसके अंतर्गत हमने दो पॉइंटों को पढ़ा था, स्पष्ट संचार और जिम्मेदारियों का प्रत्यायोजन। इस इन दो टॉपिकों को इसके अंतर्गत पढ़ा था। आज तीसरा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, जानेंगे। देखिए इसके अंतर्गत क्या आता है, सामुदायिकता का निर्माण। सामुदायिकता का निर्माण, किस तरह से सामुदायिकता का निर्माण किया जाएगा बच्चे के अंदर। तो पहला पॉइंट आपका ये है, यह एक प्रभावी छात्रावास वार्डन बनने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सामुदायिकता का निर्माण मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, छात्रावास वार्डन बनने का ये सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। खासकर सेकंड पॉइंट क्या है, खासकर जब बड़ी संख्या में छात्रों का प्रबंधन किया जाता हो। तो बड़ी संख्या में छात्रों का संचालन करना है, कौन करेगा छात्रों का संचालन? वार्डन करेगा। कौन करेगा? वार्डन करेगा। जिसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन पर हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। इससे पहले दो पॉइंटों पर हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट है सामुदायिकता का निर्माण। इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट यही बनता है कि
ये एक प्रभावी छात्रावास वार्डन बनने का महत्वपूर्ण पहलू। क्वेश्चन आपका क्या बनेगा कि छात्रावास वार्डन बनने का इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण पहलू क्या है, ये पूछा जाएगा। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे आपके, स्पष्ट संचार, जिम्मेदारियों का प्रत्यायोजन, सामुदायिकता का निर्माण, या इनमें से कोई नहीं। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो आप कौन सा लगा के आएंगे, सामुदायिकता का निर्माण। इस तरह से हमें क्वेश्चन को जो पॉइंट है इनको तोड़ तोड़ के भी पढ़ना है, जोड़ जोड़ के भी पढ़ना है। क्लियर हुई बात? तोड़कर और जोड़कर हमें इसे पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट, खासकर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है खासकर जब बड़ी संख्या में छात्रों का प्रबंधन किया जाता हो। सामुदायिकता का निर्माण इसलिए बहुत जरूरी है, कब? जब बड़ी संख्या में छात्रों का प्रबंधन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मजबूत और सहायक समुदाय के निर्माण से छात्रों के लिए, मजबूत और सहायक समुदाय के निर्माण से छात्रों के लिए अधिक सामंजस्यपूर्ण रहने का माहौल और बेहतर समग्र कल्याण हो सकता है। ऐसा क्यों किया जाता है? छात्रों का प्रबंधन बेहतरीन तरीके से क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है मजबूत और सहायक समुदाय के निर्माण से। भाई, जब जो मजबूत और सहायक समुदाय के निर्माण से, जो हमारा सामुदायिक होगा, हमारा सहायक समुदाय अगर ये मजबूत है, बेहतरीन तरीके से है, तो छात्रों के लिए ये क्या है? छात्रों को इससे क्या होगा? ये सामंजस्य का माहौल बनाएगा। ये किसका माहौल बनाएगा? सामंजस्य का माहौल बनाएगा, और बेहतरीन समग्र कल्याण हो सकता है, जो कि उसके उज्जवल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। जब छात्रों के लिए एक सामंजस्यपूर्ण माहौल तैयार हो जाएगा, तो वो माहौल उस स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन और उज्जवल भविष्य को तय करेगा। ठीक है नहीं? उसके कल्याण में सहायक होगा। ठीक है, क्लियर हुई? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस तरह से अगर आपका किसी का कोई और टॉपिक है, कोई किसी की क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे जो चैनल जीएस एग्जाम मेंटर है इसको आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। दूसरा, आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उससे जुड़ सकते हैं। इसके बाद हमारा इंस्टाग्राम भी चैनल है, उस पर भी जुड़ सकते हैं आप। इसके बाद आप हमारा ग्रुप है, ये गोपाल मैथ्स के नाम से एक ग्रुप है, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है। तो इन सारी बातों के साथ आप किसी भी चीज़ से हमसे जुड़ सकते हैं, और इसके बाद आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। ठीक है नहीं? जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में या उसके सोल्यूशन को आपको प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? स्वागत और अभिविन्यास। स्वागत और अभिविन्यास का मतलब क्या है? देखिए, जब एक अभिविन्यास कार्यक्रम के साथ छात्रावास में नए छात्रों का स्वागत करके शुरुआत करें। मतलब वार्डन का काम यह है कि जब ये इसमें जो सामुदायिक निर्माण हेडिंग थी, उसके अंतर्गत कुछ रणनीति और विचार दिए गए, इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे सामुदायिक निर्माण के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट आपको ये जो उसकी कुछ रणनीति और विचार है उस पर डिस्कस करेंगे। उसमें पहला पॉइंट आपका ये बनता है स्वागत और अभिविन्यास। वार्डन का काम यह है कि जब भी कोई नया स्टूडेंट आए, जब भी नए स्टूडेंट्स आते हैं, तो उसको अभिविन्यास कार्यक्रम के साथ छात्रावास में नए छात्रों का स्वागत करके शुरुआत करें। मतलब हम उनका क्या करें? वार्डन का काम है कि जो भी नए स्टूडेंट आए उनका स्वागत किया जाए। ठीक है नहीं? स्वागत किया जाए। दूसरा, एक कार्यक्रम के माध्यम से, किसी भी कार्यक्रम के माध्यम से उनका स्वागत किया जाए। दूसरा, उस स्वागत में क्या किया जाए, वो चीज महत्वपूर्ण है। क्या? इसमें परिचय, भ्रमण और छात्रावास के नियमों और संसाधनों के बारे में जानकारी शामिल हो सकती है। देखिए, अब उसका स्वागत कर रहे हैं, स्वागत के लिए कोई कार्यक्रम रखा, तो उस कार्यक्रम के माध्यम से उस स्वागत में ही हम लोग क्या कर सकते हैं? हम एक दूसरे का परिचय कर सकते हैं, जो भी नए स्टूडेंट आए उनका, और पुराने स्टूडेंट्स हैं या जो भी वहां पर वार्डन है या हॉस्टल स्टाफ है, उनका परिचय एक दूसरे से हो सकता है। वो भ्रमण के लिए भी बता सकते हैं, भ्रमण मतलब घूमने का स्थान बता सकते हैं। दूसरा, जो छात्रावास है, हॉस्टल है, उसके जो रूल और रेगुलेशन है आपकी, उसके बारे में बता सकते हैं। रूल और रेगुलेशन के बारे में आप डिस्कस कर, मतलब उसे स्पष्ट तरीके से बता सकते हैं। और वहां के हॉस्टल के जो संसाधन है उनके बारे में बता सकते हैं। संसाधन का मतलब क्या हुआ कि कहाँ पर आपका मेस है, कहाँ पे आपको खाना मिलेगा,
कौन सा आपका प्लेग्राउंड है, कौन सा आपका रूम है, ये तो आपको डिस्कस हो ही जाएगा। ये पहले भी बता दिया गया था, जब भी नया स्टूडेंट जाता है तो जिस दिन वो जाएगा उस दिन जो उसको हाउस अलॉटमेंट हो जाएगा वो लास्ट तक वही रहता है। दूसरा, कहाँ पर वाइस टॉयलेट है, बाथरूम है, कहाँ पर गर्ल्स टॉयलेट बाथरूम है, ये सारी चीज़ों को उसे उसी स्वागत वाले दिन अगर स्वागत का कार्यक्रम रख लेते हैं तो उसी दिन ये सारी जानकारी उसमें शामिल हो सकती है, उसे इन सारी चीज़ों से अवगत कराया जा सकता है। ये वार्डन का काम है कि नया स्टूडेंट आए उसे इस तरह से हम स्वागत और उस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है नहीं। नेक्स्ट, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आइस ब्रेकर गतिविधियां, आइस ब्रेकर एक्टिविटीज क्लियर हुई। देखो इसमें क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट यही रखा जाता है, प्रत्येक सेमेस्टर या शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में आइस ब्रेकर गतिविधियां और कार्यक्रम आयोजित करें। सबसे पहला क्या है, देखिए कुछ जो मतलब चाहे सेमेस्टर वाइज हो या शैक्षणिक वर्ष हो, किसी तरह से हो, तो उसके शुरुआत में हमें आइस ब्रेकर गतिविधियां और कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, उनके आइस ब्रेकर गतिविधियों का कार्यक्रम करना चाहिए। दूसरा, ये गतिविधियां कौन कौन सी होनी चाहिए, ये गतिविधियों इस तरह से होनी चाहिए कि छात्रों को एक दूसरे को जानने और मित्रता बनाने में मदद कर सकती है। मतलब जो सेमेस्टर या शैक्षणिक वर्ष जैसे जब कोई नया सेशन स्टार्ट होता है तो उसकी शुरुआत में आइस ब्रेकर जो गतिविधियां हैं, आइस ब्रेकर गतिविधियां और कार्यक्रम आयोजित करें। इसका मतलब यह कि इस तरह से हम कोई कार्यक्रम रखें, इस तरह से हम कोई कार्यक्रम रखें ताकि वहां पे जो छात्र हैं वो एक दूसरे को समझ लें, जान लें और वहां उनकी मित्रता बनने में वो ऐसा कार्यक्रम हो जो उनकी मित्रता बनने में कहीं ना कहीं सहायक हो, है ना। पूरी तरह से एक दूसरे को समझ सकते हैं। इस तरह के अगर फ्रैंकली कार्यक्रम रखे जाते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। क्लियर, एक एक पॉइंट में आपको समझाते हुए इसलिए चल रहा हूं क्योंकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको हमारा इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम लिंक है, चैनल का लिंक है, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसमें आपको ऐड करना है, आप ऐड हो जाएंगे, उससे जुड़ जाइएगा। उसमें आपको हमारा जो इसका पीडीएफ, उसका पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है। और अगर किसी को दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, तो उसका पीडीएफ प्रोवाइड आपको करा दिया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सामान्य स्थान, कॉमन स्पेस। इसमें पहला क्या है, पहला पॉइंट, छात्रावास के भीतर आकर्षक और कार्यात्मक सामान्य स्थान बनाएं। हॉस्टल के अंदर हमें किस तरह के स्थान बनाने हैं, हॉस्टल के अंदर हमें इस तरह के बनाने हैं। हॉस्टल के अंदर हमें आकर्षक और कार्यात्मक, मतलब हमें वो देखने में भी मजेदार लगे, आकर्षित हो कि उन्हें देखकर बच्चे को बहुत आनंद महसूस हो, आनंदित हो। और वहां पर ऐसा भी फील नहीं होना चाहिए कि नॉर्मल नहीं है, वो आकर्षक भी हो और नॉर्मल भी हो, जहां पर बैठकर वो कुछ काम कार्य भी कर सके। इस तरह के हमें स्थान बनाने चाहिए, आकर्षक और कार्यात्मक। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस तरह के स्थान बनाने से बेनिफिट क्या होता है, जिससे अगर इस तरह के स्थान है तो वहां पर बच्चे बैठेंगे, जाके बैठेंगे तो क्या होगा, जिससे छात्रों के मेलझोल, अध्ययन और आराम कर सके। अगर इस तरह का कार्यात्मक और आकर्षक सामान्य स्थान हमने बना दिए, हॉस्टल के अंदर बना देते हैं, तो क्या होता है, तो छात्र वहां पर मेलझोल भी हो जाता है, छात्रों का अपने आपसी वार्तालाप भी हो जाती है, एक दूसरे से मिल भी लेते हैं, वहां बैठकर अध्ययन भी कर लेते हैं और आराम भी कर सकते हैं। वहां बैठकर कुछ लोग रीडिंग भी कर लेते हैं, अध्ययन भी कर लेते हैं और आराम भी कर लेते हैं, रेस्ट करने के लिए भी वहां बैठ जाते हैं लोग, बातें भी कर लेते हैं, एक दूसरे को समझ भी लेते हैं। तो ये बहुत सारे इस तरह के हमें सामान्य स्थान बनाने चाहिए। नेक्स्ट, जो सामान्य स्थान बने वहां पर बैठने के लिए फर्नीचर की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, वहां पर बैठने के लिए फर्नीचर की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, वहां जलपान के लिए, पेयजल के लिए पानी की कोई उचित व्यवस्था होनी चाहिए, वहां साफ सफाई होनी चाहिए, वहां का जो वातावरण है वो बहुत ही कहना चाहिए खूबसूरत होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए, अगर इस तरह का वो है वातावरण, वो स्थान इस तरह से है, तो वहां पर ये सारी चीजें अगर व्यवस्थित तरीके से है तो वहां पर हम लोगों को वहां पर मन लगेगा, वहां जाकर वार्तालाप करने का मन लगेगा। और जब हम वहां पर खड़े होंगे, मतलब बैठेंगे, आराम करेंगे,
मेलजोल बढ़ेगा वहां से बैठने से, लगातार बैठेंगे तो अच्छे अच्छे विचार आएंगे, अच्छे एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे, तभी हमें वहां पे मेलजोल को क्या मिलेगा, बढ़ावा भी मिलेगा। जो आपस में स्टूडेंट्स हैं उनका मेलजोल भी आपस में बढ़ेगा, सामंजस्य बढ़ेगा, प्रेम भाव की भावना बढ़ेगी, मिलजुल कर रहने की भावना बढ़ेगी। ये एक बेहतरीन अगर सामान्य स्थान इस तरह से बनाया जाए तो वहां से ये सारी चीजें डेवलप हो सकती है। ठीक है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट ये है रेजिडेंट असिस्टेंट या मेंटर्स। इसको देखो क्या देखेंगे इसमें। पहला पहला तो यही है कि हमें रेजिडेंट असिस्टेंट या मेंटर्स की नियुक्ति करें, ये पहला काम है, इसकी नियुक्ति होनी चाहिए। दूसरा, अब इसकी नियुक्ति से क्या बेनिफिट होंगे? बेनिफिट ये है जो सहकर्मी नेताओं के रूप में काम कर सके और साथी नेताओं को सहायता प्रदान कर सके। जो रेजिडेंट असिस्टेंट या मेंटर्स नियुक्त किए जाएंगे वो सहकर्मी जो नेता नियुक्त किए जाते हैं वार्डन के द्वारा, जो नियुक्त किए जाते हैं वार्डन के द्वारा, वो नेताओं के रूप में भी काम कर सके और साथ ही छात्रों को सहायता प्रदान कर सके। जो भी साथी स्टूडेंट हैं उनको अगर किसी तरह की हेल्प की आवश्यकता है तो वो उन्हें मदद दे सके, है ना। वे समुदाय निर्माण कार्यक्रम और गतिविधियां भी आयोजित कर सकते हैं। जो रेजिडेंट असिस्टेंट या मेंटर नियुक्त किए जाएंगे, वो नियुक्त किए जाएंगे तो वो क्या क्या कर सकते हैं? वो समुदाय निर्माण, समुदाय के निर्माण को लेके कोई भी कार्यक्रम गतिविधियां को हॉस्टल के अंदर आयोजित कर सकते हैं। इस तरह का कोई भी कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं जो समुदाय निर्माण के लिए बेनिफिट हो, है ना। उन्हें इस चीज की अथॉरिटी होती है अगर रेजिडेंट असिस्टेंट या मेंटर्स नियुक्त किए जाते हैं तब उनके द्वारा। नेक्स्ट, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट आपको। और एक बात बता दूं मैं, ये जो आप पढ़ रहे हैं ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा। किसी भी चैनल पर चले जाइएगा आपको बहुत कम जगह मिलेगी ये चीज़ देखने के लिए, इसलिए इसको हम कंप्लीटली कराने वाले हैं। आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर बताएं हमें, और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें आप। आपको किसी भी तरह की हम दिक्कत परेशानी नहीं होने देंगे। हमारा टारगेट यही है कि आप हमसे जुड़िए, हम आपको हर हाल में किसी न किसी रूप में आपका सिलेक्शन तय करेंगे। क्यों? ऐसा कोई एग्ज़ाम बस पढ़ना आपको है, ऐसा एग्ज़ाम नहीं आएगा कि जिसमें हमारे द्वारा जो पढ़ाया जाए उसमें आपसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई भी किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, निश्चित कंफर्म। क्योंकि एक एक पॉइंट को हमने बहुत बारीकी से तैयार किया है, ठीक है नहीं। तो इसलिए ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें भाई। आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में भी इसके लिंक को लगाया करें ताकि और स्टूडेंट जिन लोगों ने फार्म डाला उन्हें कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका ये थीम नाइट्स और कार्यशालाएं। थीम नाइट्स, इसके अंतर्गत देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, पहले पॉइंट को समझते हैं। रुचि के विभिन्न विषयों पर थीम नाइट्स, कार्यशालाएं और शैक्षिक सत्रों की मेजबानी करें। शैक्षिक सत्रों की मेजबानी का मतलब समझ रहे, जो सालाना होता है ना, तो उसकी थीम बनाए, कार्यशालाएं और शैक्षिक सत्रों की मेजबानी करें। रुचि के विभिन्न विषयों पर थीम बनाए, थीम नाइट्स, कार्यशालाएं और शैक्षिक सत्रों की मेजबानी करें। मतलब जिन विषयों में बच्चों को रुचि है, रुचि के विभिन्न विषयों में जिस जिस चीज में रुचि है उसके लिए चीजें की जानी चाहिए ताकि वो उसमें और बेहतरीन कर सके, उसकी उसमें रुचि बढ़ सके, ठीक है ना। नेक्स्ट, इनमें सांस्कृतिक रात्रियां, खेल रात्रियां, कौशल निर्माण कार्यशालाएं या प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चाएं शामिल हो सकती है। थीम नाइट्स और कार्यशालाएं के अंतर्गत इसमें सांस्कृतिक रात्रियां, खेल रात्रियां, कौशल निर्माण कार्यशालाएं या प्रासंगिक मुद्दों पर भी चर्चाएं जो होंगी वो इसके अंतर्गत शामिल हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, उत्सव और त्योहार। उत्सव और त्योहार, देखिए उत्सव और त्योहार जो होता है वो सामुदायिकता का निर्माण करने में सबसे अहम हिस्सा होता है। इस बात को समझिएगा आप। ये हम जितने भी पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ये सामुदायिकता का निर्माण कैसे किया जाता है, किन किन पॉइंट को का होना जरूरी है, कौन कौन चीजें इंपॉर्टेंट हैं उसके निर्माण में, वो सारे पॉइंट ये चल रहे हैं। ये स्पेशल पॉइंट नहीं है, ये सामुदायिकता का निर्माण
किन किन आधार पे बेहतरीन हो सकता है, मजबूत हो सकता है, वो सारे पॉइंट है। तो उत्सव और त्योहार के आधार पे भी मजबूत हो सकता है। तो इसमें पहला पॉइंट यही है, महत्वपूर्ण त्योहारों और सांस्कृतिक कार्यक्रम को एक साथ मनाएं। देखिए जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, हम उनको एक साथ मनाएं। क्या करें? एक साथ मनाएं। यह एक साथ मनाने से ये क्या होता है, समावेशता की भावना को बढ़ावा दे सकता है। मतलब अगर उत्सव और त्योहार हम सभी चीजें एक साथ मिलजुल कर मनाते हैं तो ये समावेशता की भावना को बढ़ावा देते हैं, ये प्रेम भाव की भावना को बढ़ावा देते हैं, और कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति हमारी जो कहना चाहिए प्रेम भाव है, विचार है, ये सारी चीजें डेवलप होती है। ठीक है नहीं, हमको एक दूसरे इसी के माध्यम से एक दूसरे को समझने का, मिलने का, जुलने का या प्रेम भाव बढ़ता है। ये सारी इन चीजों में ये इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट, छात्रों को घर जैसा महसूस करने में मदद कर सकता है। देखिए जब कोई भी त्योहार हो, कोई फेस्टिवल हो, कोई उत्सव हो, आपका कोई त्योहार हो, अगर एक साथ मिलाते हैं, जब मनाते हैं एक साथ वो पर्व मनाते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है? तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने खुद के घर पे हो। भाई घर पे कोई कार्यक्रम होता है, सभी लोग होते हैं तो हमें अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि सभी लोग एक साथ मिलजुल कर वो कार्यक्रम मनाते हैं। तो इसी तरह से हम अगर सभी को साथ लेकर एक साथ ये कार्यक्रम मनाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं सामुदायिकता का निर्माण और भी मजबूत होगा। खासकर यदि वे छात्रों को घर जैसा महसूस करने में मदद करता है, खासकर यदि वे विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से हैं। मतलब तब और ज्यादा ये महत्वपूर्ण हो जाता है जब उसमें अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स जो विभिन्न संस्कृतियों से आते हों और वो सब एक साथ पार्टिसिपेट करें। भाई अलग अलग तरह की संस्कृतियों से आने वाले स्टूडेंट्स अगर सभी कार्यक्रम एक साथ मिलजुल कर मनाएं तो सभी को और मजा आता है, ये और मजबूत करता है सामाजिकता के निर्माण को। ठीक है नहीं? चलिए नेक्स्ट, फीडबैक तंत्र। फीडबैक तंत्र का मतलब क्या है? पहला पॉइंट जानेंगे इसमें। एक फीडबैक तंत्र स्थापित करें जहां छात्र सामुदायिक सुधार के लिए अपने सुझाव, चिंताएं और विचार व्यक्त कर सकते। देखिए फीडबैक का मतलब क्या होता है? फीडबैक का मतलब ये होता है जैसे कोई कार्यक्रम हुआ, हमने कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम किया, हमने कोई त्योहार मनाया, हमने कोई उत्सव किया, हमने कोई राष्ट्रीय पर्व किया मानिए, और हमने सब लोगों ने मिलजुल कर किया, सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसमें। तो फीडबैक तंत्र का मतलब है हमें एक फीडबैक तंत्र स्थापित करना चाहिए। जब वो हमारा फेस्टिवल हो जाए, हमारा त्योहार हो जाए, हमारा वो उत्सव हो जाए, हमारा कोई कार्यक्रम है वो हो जाए, उसके बाद स्टूडेंट से कहा जाए कि भाई अपना अपना फीडबैक दो, इसमें क्या कमी थी, या नेक्स्ट टाइम जब ये कार्यक्रम किया जाए तो इसमें क्या बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, या इस बार जो हुआ वो बेहतरीन था, इसमें या कोई कमी रह गई थी। अपने अपने सभी लोग अगर विभिन्न संस्कृतियों से आने वाले लोग, विभिन्न संस्कृतियों से आने वाले स्टूडेंट्स अगर उसमें अपने अपने सुझाव देंगे और उसमें देखा जाएगा कि कौन से सुझाव बेहतरीन है या जिनको जो कहना चाहिए लागू करना पॉसिबल है, जिन्हें अप्लाई करना पॉसिबल है, या जिन पर डिस्कस किया जाए, तो उन्हें नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा कार्यक्रम होगा तो उनको मद्देनजर रखते हुए नेक्स्ट कार्यक्रम किया जाएगा। इससे क्या होगा, जो भी विभिन्न तरह की विभिन्न संस्कृतियों के जो स्टूडेंट्स हैं उनको और अच्छा लगेगा। इससे हमारा जो सामुदायिकता का निर्माण है वो और बेहतरीन और अच्छा और मजबूत होगा। ठीक है नहीं? नेक्स्ट, ये दिखाने के लिए उनके इनपुट को महत्व दिया गया है, उनकी प्रतिक्रिया का कार्य है। इससे क्या होता है, इससे उन्हें ये लगता है, उससे उनके अंदर एक आता है कि हाँ भाई ये कार्यक्रम हुआ, इसमें हमारा कहीं ना कहीं इन्वॉल्वेशन है। उन्हें ऐसा महसूस नहीं होता है कि हमारा कोई इसमें रोल नहीं है। जब फीडबैक तंत्र की व्यवस्था की जाएगी तो प्रत्येक स्टूडेंट्स को ये लगेगा कि हमारा कहीं ना कहीं इसमें रोल है, या जैसे मैंने कोई अपनी राय रखी और वो चीज नेक्स्ट कार्यक्रम में अप्लाई होगी तो सभी के मन में ये भाव आएगा कि यार ये बढ़िया है, तो सभी को अपना इंपॉर्टेंस पता लगेगा, इसलिए ये चीज रखी गई है। ठीक है नहीं? नेक्स्ट, संघर्ष समाधान। संघर्ष समाधान प्रक्रियाओं का विकास करना। देखिए संघर्ष समाधान ये पॉइंट जो है इसका मतलब क्या होता है? संघर्ष समाधान इसलिए होता है ये जो प्रक्रियाएं होती हैं, है ना, उनका डेवलप करने में मदद करती है।
क्या करना, डेवलप करना। नेक्स्ट पॉइंट, छात्रों के बीच निष्पक्ष तरीके से विवादों का मध्यस्थता करना। छात्रों के बीच क्या करना, निष्पक्ष तरीके से, बिल्कुल ईमानदारी से, बिना भेदभाव के जो भी कोई विवाद होता है तो उसमें आपस में मध्यस्थता कराने का मतलब समझौता कराना। मध्यस्थता का मतलब समझौता कराना। निष्पक्ष, जो गलत है वो गलत है, जो बात सही है वो सही है, इस तरह से। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, संघर्षों को सुलझाने में खुले संचार और सहानुभूति को प्रोत्साहित करें। देखिए जो संघर्ष है, संघर्षों को सुलझाने में, निपटाने के लिए उन्हें खुले संचार और सहानुभूति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्हें लगे कि हाँ वास्तव में हमारे साथ कोई भी भेदभाव नहीं हुआ, कोई किसी तरह से गलत नहीं हुआ, हमारे साथ सभी लोगों की सहानुभूति रही, इस तरह से उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है नहीं। नेक्स्ट, सामुदायिक सेवा। सामुदायिक सेवा का मतलब, पहला पॉइंट, छात्रों के लिए सामुदायिक सेवा परियोजनाओं या स्वयंसेवी अवसरों का आयोजन करें। देखिए छात्रों के लिए जो सामुदायिक सेवा परियोजनाएं हैं, जो सामुदायिक सेवा है उनकी परियोजना या स्वयंसेवी अवसरों का आयोजन करना चाहिए। कोई ना कोई इस तरह के अवसर कार्यक्रम बना करते रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, स्थानीय समुदाय को वापस देने से छात्रों के बीच संबंध मजबूत हो सकते हैं। जो स्थानीय समुदाय है वहाँ का, जहाँ भी हम लोग रह रहे हैं, वहाँ का जो स्थानीय समुदाय है उनको वापस देने से छात्रों के बीच जो संबंध होते हैं वो और भी मजबूत हो सकते हैं। जो स्टूडेंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे और भी स्ट्रांग किया जा सकता है। ठीक है ना। संकट सहायता, संकट में क्या होना चाहिए, संकट सहायता में हमें किस तरह से रहना चाहिए जिससे हमारा समुदाय जो है वो और मजबूत हो सके, जिससे कोई दिक्कत में तो उसे जो समाज है, समुदाय है, उससे आस लगाई जा सके। क्या, संकट या आपात स्थिति के दौरान भावनात्मक समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए तैयार रहें। हमें हर हाल में इस तरह से रहना चाहिए, कोई अगर संकट आता है, कोई भी आपात की स्थिति आती है तो हम हर किसी के साथ भावनात्मक और भावनात्मक तौर से समर्थन करें उसका, और उसके जो भी पॉसिबल हेल्प है, जो भी पॉसिबल सहायता है, उस सहायता के लिए हम 100% 100% तैयार रहें कि हमें किसी कीमत पे जितना हो सकेगा उतनी इसकी मदद करेंगे। इस तरह से हमें तैयार रहना चाहिए संकट के समय में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सुनिश्चित करें कि छात्रों को पता हो मदद के लिए किससे संपर्क करना है। जैसे कोई आपात की स्थिति आ जाती है, लेकिन ये इसके बारे में पहले से छात्रों को पता होना चाहिए। वार्डन का काम है या किसी भी तरह से छात्रों को ये बताया जाए कि अगर आपात की स्थिति कहीं आती है तो हमें किस मुसीबत में, किस आपदा में किसके पास जाना है, किससे संपर्क करना है। जैसे अगर आग लग जाती है तो किससे संपर्क करना, फायर वाले, है ना भाई। तो अगर हमें यही नहीं पता है तो क्या करेंगे, तो हम चाहकर भी हेल्प नहीं कर सकते, चाहकर भी मदद नहीं कर सकते, है ना। तो ये चीजें बताई जानी चाहिए पहले से स्टूडेंट्स को कि किस आपदा की स्थिति में, कोई आपदा आती है किसी भी तरह की आग, अगर भूकंप आता है, बाढ़ आती है, आग लगती है, तो आग लगने पे किसके पास जाना है, बाढ़ आने पर किसके पास जाना है, या भूकंप आने पर किस तरह किसके पास जाना, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। या कोई इमरजेंसी मेडिकल समस्या है, कोई इमरजेंसी बीमार पड़ गया, कोई अचानक किसी को चक्कर आ गया या किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि हाँ इस स्थिति में हमें किसके पास जाना, कौन मदद कर सकता है। ये चीज़ पहले से तैयार करनी चाहिए, बच्चों को बतानी चाहिए, ताकि वो मदद चाह रहे हैं मदद करना लेकिन उन्हें पता ही नहीं किससे संपर्क करना है, तो मदद चाह के भी नहीं कर पाएंगे, ताकि वो पूरी तरह से मदद कर सके। ठीक है नहीं। नेक्स्ट, नियमित चेक इन। हमें लगातार नियम द्वारा जांच करते रहना चाहिए। कैसे, छात्रों की भलाई जानने, चिंताओं को दूर करने, जरूरत पड़ने पर मार्गदर्शन देने और उनके साथ नियमित चेक इन बैठकें निर्धारित करें। देखिए सामुदायिकता का निर्माण को और मजबूत करने के लिए जरूरी है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में लगातार इस तरह के जो बैठकें हैं वो करते रहना चाहिए, ताकि जैसे उनको पता लगे कि भलाई के बारे में, उन्हें ऐसा एहसास होना चाहिए। बैठकों से क्या होता है, उन्हें लगता है कि हाँ हमारी भलाई के बारे में ये सब सोचने वाले लोग हैं। या कोई बच्चा कोई डिस्टर्ब है किसी बात को लेके तो उसकी चिंताओं को दूर करना,
या जरूरत पड़ने पे बच्चों को समय समय पे मार्गदर्शन देना, ये इस तरह की बैठकों का आयोजन हमें करते रहना चाहिए लगातार। ठीक है ना, इस तरह की बैठकों का आयोजन करने से क्या होता है, बच्चों को किसी भी तरह के मन में उससे कोई बात नहीं रहती है, उसे लगता है कि हाँ सारा सब कुछ हमारा एक परिवार की तरह चल रहा है। ठीक है ना, वैसे भी वार्डन जो होता है वो एक मार्गदर्शक, माता पिता, गुरु आदि के मित्र आदि के रूप में कार्य करता है। ठीक है नहीं, तो आज का जो ये सेशन था वो यहीं पर समाप्त होता है। पार्ट जो सेकेंड चैप्टर है आपका वो नेक्स्ट सेशन में समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।